70th बीपीएससी के लिए जितना भी टाइम बचा हुआ है, अभी भी आप थोड़ी सी मेहनत करके, रेगुलर स्टडी करके, सिर्फ और सिर्फ 70th बीपीएससी का एग्जाम ओरिएंटेड जितना एग्जाम निकालने के लिए जरूरी है, उतना मटेरियल, उतना सिलेक्शन मटेरियल पढ़ के प्लस उसके एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस देख के, तो ये हो गया पूरा पढ़ाई। करीबन 2 घंटे की प्रैक्टिस डेली, पेड क्विज प्लस टेस्ट सीरीज से, और प्लस हम जो पीवाईक्यू कंपाइल करके देते हैं वो, और लास्ट में रिवीजन। ये 3 चीजें करके करीबन 8-9 घंटे अगर आप अभी से भी दे दें तो पीटी आराम से निकल सकता है। सिर्फ और सिर्फ उतना दिया जाएगा जिससे 70th बीपीएससी का पीटी का कट ऑफ निकल जाए, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल। करना क्या है, पीपीआर फॉर्मूला अपना, ये 6:1 का जो है इसमें हिसाब किताब है। 6 घंटे डेली पढ़ाई करनी है। पढ़ाई किससे किससे करनी है, एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल प्लस पेड ग्रुप के जो रिकॉर्डेड, एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड बाकायदा हमने पीपीटी में बना के इस बार पेड ग्रुप के लिए जो है स्पेशली वो दिए हैं। ठीक है, तो पढ़ाई 6 आवर्स, करीबन 2 घंटे की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए क्या क्या रिसोर्सेज है, एससीएस की टेस्ट सीरीज है, एससीएस का पेड क्विज है, और एससीएस के पीवाईक्यू जो कंपाइल्ड वाले हैं, जितना उसमें दिया है बस उतना ही पीवाईक्यू रेलेवेंट है। हम बाकायदा देखिए, जितने भी जैसे सालों के पेपर होते हैं, हम उसमें से जो इररिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे करंट वगैरह के क्वेश्चन आगे के एग्जामों के लिए रिलेवेंट नहीं होते हैं। ठीक है, कई सारे जो जीके वगैरह के फैक्ट्स बदलते जाते हैं वो भी आगे रिलेवेंट नहीं रहते हैं, तो उनको फिल्टर करके जो आज के लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न पर चल रहे हैं उस हिसाब से पूरी प्रैक्टिस हम करवाते हैं पेड क्विज में, टेस्ट सीरीज में। ठीक है, 1 घंटे का रिवीजन करना पड़ेगा। 9 घंटे अगर आप जो है टाइम दीजिए, सिर्फ ये 3 चीज कर लें, आराम से चाहे जैसा पेपर आ जाए कट ऑफ क्लियर हो सकता है। एससीएस सिलेक्शन मटेरियल प्लस एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज। एक चीज और है कि हम सिलेबस को 3 आयाम पे खत्म करते हैं। पहला आयाम यह है सिलेक्शन मटेरियल प्लस एक्सक्लूसिव वीडियो। ठीक है, जितना 70th बीपीएससी पीटी के कट ऑफ निकालने के लिए जरूरी है वो सब इसमें दे दिया गया है। अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। ये वाला अगर आपने टोटल बीपीएससी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लिया तो आपको अलग से कुछ देखना ही नहीं है, ना टेस्ट सीरीज, ना पीवाईक्यू, ना करंट अफेयर, ना बिहार स्पेशल, ना बिहार का करंट, सब कुछ इसी में मिल जाएगा। पूरा प्री का कंप्लीट है ये। इसके बाद मेंस का भी हमारा आंसर राइटिंग वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, और आज से नहीं, कई सालों से चल रही है लगातार। तो पढ़ना ये है, 6 घंटे के लिए आपको इसको जो है डेली पढ़ना है, अभी जितने भी दिन बचे हुए हैं। ठीक, तो सिलेबस में प्लस पीवाईक्यू प्लस लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से जितना एक्चुअली में जरूरी है पढ़ने के लिए वो हमने इसमें दे दिया। इसके अलावा नहीं जरूरत है। पीवाईक्यू में जो भी फैक्चुअल बीपीएससी स्पेशलाइज जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड जितना चीजें जरूरी है वो सब हमने इसमें दे दिया। तो सिलेबस को एक आयाम पे हमने यहां खत्म कर दिया कि मतलब जितना जरूरी वो आपने पढ़ लिया। लेकिन भाई पढ़ने से तो होगा नहीं, ये तो पीसीएस एग्जाम है ना। यहां पे अगर आपने प्री से पहले कम से कम 8-10 हजार क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की तो प्री निकालना जो है गुरु टफ हो जाएगा, लाले पड़ जाएंगे, ये समझ लो। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ और उस पे जो है कोई प्रैक्टिस ही ना करो, आपको पता ही नहीं भाई किस तरह क्वेश्चन आते हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या पैटर्न बदल गया है ना। पीवाईक्यू वगैरह, पीवाईक्यू से पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती है। और पीवाईक्यू से ऐसा नहीं है, वो जमाने नहीं रहे कि पीवाईक्यू पढ़ के प्री जो है निकाला हो, पहले होता था, आजकल ऐसा नहीं होता है। यूपीपीएससी आयोग ने भी पूरी तरह से पीवाईक्यू, आप देखिए यूपीपीएससी में 4-5% ज्यादा पीवाईक्यू नहीं आते हैं। बीपीएससी में भी ऐसा ही है, बहुत ज्यादा 5 से 8-10% तक जो है इसमें आ सकते हैं, और वो भी जितना रिलेवेंट है वो हमने ऑलरेडी दे दिया है। तो सिलेबस को एक आयाम पे हमने खत्म किया यहां पे कि पढ़ लो यहां से। लेकिन भाई जब तक आप उनको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई फायदा ही नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे जैसे पेड क्विज में इजी प्लस मॉडरेट क्वेश्चन के फॉर्म में पूरा सिलेबस जितना भी पीटी के लिए जरूरी है उसको क्वेश्चंस के माध्यम से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो पूछ लेते हैं। और तीसरा आयाम है हमारा सिलेबस को खत्म करने का, जस्ट टेस्ट सीरीज। बहुत ही डिटेल्ड जो है यहां पे बनती है, और इसमें इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, जिस तरह के बीपीएससी आयोग लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न में क्वेश्चन पूछ रहा है वो सारी चीजें बिल्कुल फ्रेश टेस्ट सीरीज बनाते हैं। हमारी जो टेस्ट सीरीज होती है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होती है, हाई यील्ड होती है। आप जो है सिलेक्शन मटेरियल और एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस तो जरूर पढ़ें। अगर कहीं और से भी पढ़ रहा हो तो एटलीस्ट एससीएस की पेड क्विज टेस्ट सीरीज ये तो जरूर लगा के जाना। पूरे 150 जो क्वेश्चन आएंगे, लगभग 50% के आसपास क्वेश्चन आपको पेड क्विज प्लस टेस्ट सीरीज से मिल सकते हैं। हर बार जो है इतना ही आते हैं लगभग, तो करीबन 70-75 क्वेश्चन तो आपको पेड क्विज टेस्ट सीरीज ही से मिल जाएंगे जो हमने कराए हुए हैं, है ना। अभी के लिए जो है दिवाली वगैरह आप जरूर बनाएं, लेकिन पढ़ाई पे ज्यादा फोकस रखें। पटाखे खूब छुड़ाओ लेकिन पढ़ाई करते रहो, पढ़ो भी, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। पीसीएस वगैरह के एग्जाम में आप एक बात समझ लो, चाहे दुनिया भर का कितना भी पढ़ लो, अगर प्रैक्टिस नहीं कर लो तो प्रिव्यू नहीं होगा, साफ बात एकदम। ठीक, एक बात और है कि ये नहीं कि भाई सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करते रहेगा उससे निकाल लिया, नहीं, पढ़ना भी पड़ता है,
प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, रिवीजन भी करना पड़ता है। तो इस तरह से आप अभी भी कट ऑफ निकाल सकते हैं 70th बीपीएससी का। एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप में जो एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस प्लस पेड क्विज प्लस टेस्ट सीरीज, ये तीन चीजें अगर आपने करीबन डेली 9 घंटे पढ़ लिया, 9 घंटे मतलब टोटल स्टडी आवर्स, 6 घंटे पढ़ाई, 2 घंटे की प्रैक्टिस, 1 घंटे रिवीजन, इतना कर लिया, जितने दिन बचे आराम से चाहे जैसा पेपर आ जाए कट ऑफ ग्रुप फोड़ के आओगे। देखिए हमारे ऐप में बाकायदा सिलेक्शन मटेरियल का पूरा कोर्स चल रहा है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पेड टेस्ट सीरीज वाले फोल्डर में जाएंगे तो टेस्ट सीरीज पूरी मिल जाएगी। अच्छे खासे नंबर के जो है हमने टेस्ट सीरीज दिए हुए हैं, इसमें 60 टेस्ट सीरीज दी हुई हैं ऐप में। और पेड क्विज के लिए हमारे नंबर पे आप जो है कॉल कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए और ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी सजेशन है, कोई कमेंट है, प्लीज वीडियो में कमेंट करके बताएं। चले भाई, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 81वें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है आपसे कि भारत अपनी जरूरत से ज्यादा उत्पादन करता है, मतलब भारत की जितनी खुद की नीड है उससे ज्यादा उत्पादन वो किस चीज का करता है? चाय, अनाज, पेट्रोल या पेट्रो रसायन? तो भैया चाय के बारे में आपको याद रखना है कि चाय जो है ना, इसकी जरूरत भारत को जितनी है उससे अधिक ये प्रोडक्शन या उत्पादन इसका हमारे यहाँ पर होता है। पश्चिम में बहने वाली नदियां पूछ रहा है भैया, पश्चिम में कौन कौन सी नदियां बहती हैं? नर्मदा दे रखी है, ताप्ती दे रखी है, राप्ती दे रखी है। भैया यहाँ पर एक चीज देखेगा इनके, भैया मैं आपको उद्गम स्थल पहले ही बता चुका हूँ। नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ पर है? अमरकंटक पर है, ठीक है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ताप्ती नदी को मैंने बताया था आपके मुल्ताई पहाड़ी, बैतूल जिला, मध्य प्रदेश, ठीक है। अच्छा, राप्ती नदी, ठीक है, राप्ती नदी कहाँ पर है? तो राप्ती नदी बेसिकली आपके हिमालय से निकलती है और निकलकर भैया ये घाघरा की सहायक नदी है। और घाघरा जो है वो आपको पता है ये गंगा की सहायक नदी है। यानी नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो आपके पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है। यानी आंसर आपको क्या लगाना है? 82 का आंसर आपको ए लगाना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। भाई राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान की बात कर रहा है। इसमें आप लोगों को याद रखना है, इसमें आप लोगों को याद रखना है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान बेंगलोर, छोटा नागपुर, देहरादून और नागपुर। तो नागपुर याद रखिएगा, नागपुर में आपके राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान स्थित है। यानी आंसर यहाँ पर क्या लगाना है? 83 का आंसर डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा? उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तिब्बत से पूछ रहा है भाई, किससे? तिब्बत से पूछ रहा है। इनमें से ऐसा कौन सा जिला है उत्तराखंड का जो आपके तिब्बत से नहीं मिलता? ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है कौन सा? अल्मोड़ा जिला। कौन सा? अल्मोड़ा जिला जो है उत्तराखंड का, ये आपके ये आपका तिब्बत से नहीं लगता, तिब्बत से इसकी सीमा नहीं मिलती। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य जनसंख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर है? भाई यहां पर देखिएगा, इसका भी मैं आपको बता दूं कि जनसंख्या के आधार पर सबसे पहला नंबर जो आता है वो उत्तर प्रदेश का आता है और दूसरा नंबर जो आता है वो महाराष्ट्र का है, ठीक है। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर, कौन सा है? महाराष्ट्र। आगे चलते हैं। भारत में किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बड़ा आसान क्वेश्चन है भैया, कंप्यूटर के चिप बनाए जाते हैं यहाँ पर। बेंगलोर, ठीक है, बेंगलोर जो सिटी है इसको सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। 1971 1981 की तुलना में 1981 1991 में भारत की 10वीं जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अंतर है। कैसा? बढ़ी हुई है, स्थिर है, कमी है, धीमी दर से बढ़ी है? तो इसका भैया सीधा सा सिंपल सी बात है, क्या हुआ है? कमी, है ना। जो भारत की 10वीं वृद्धि है उस 10वीं वृद्धि में लगातार क्या आ रही है? कमी आ रही है। अगला क्वेश्चन देख लो फटाफट से जल्दी से। क्या कह रहा है? इनमें से किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। भाई यहां पर एक चीज देखेगा कि आपने भैया भारत के मैप पर यदि आप ध्यान ध्यान दें, ठीक है, यदि आप भारत के मैप पर ध्यान दें, एक यहाँ पर छोटा भारत, इस तरीके से एक प्यारा सा भारत हम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से जितना जरूरी है उतना ही काफी है, जितना आवश्यक है चित्र उतना यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। अरे यार पूरा गया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा से एक बार देख लीजिए।
ठीक है। ये भैया अपना भारत, हमारा भारत, प्यारा भारत, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने चित्र बना लिया है छोटा सा, आप लोगों को समझाने के उद्देश्य से, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है भैया कि अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान वाला क्षेत्र लग जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे की तरफ यहाँ मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है एक पठार है, और इस पठार को आप मालवा का पठार कहते हो। क्या कहते हैं इसको? मालवा का पठार, ठीक है। मालवा का पठार जो है ये मुख्य रूप से कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इसके ऊपर की तरफ आप आओगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये है बुंदेलखंड का क्षेत्र। ये कौन सा है? बुंदेलखंड का क्षेत्र, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको गुजरात से राजस्थान, दिल्ली तक ये आपको मिल जाती है अरावली पर्वतमाला, ठीक है, अरावली पर्वतमाला। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो यहाँ नीचे की तरफ, मालवा से थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपका जो पठार है ये है आपका बघेलखंड, ठीक है। ये आपका रुहेलखंड, ठीक है। ये कौन सा है? यहाँ नीचे की तरफ थोड़ा सा साइड से, ये है आपका रुहेलखंड का क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर भैया आगे नीचे की तरफ आओगे तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर मिलेगा आपको बघेलखंड का क्षेत्र, ठीक है। इसी से नीचे जो आपके झारखंड वगैरह का क्षेत्र है, यहाँ मिल जाएगा आपको छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पर आपको पता ही है, यह आपके सतपुड़ा पर्वतमाला मिल जाएगी, ठीक है। सतपुड़ा पर्वतमाला से नीचे की तरफ आप आओगे और पूरा मतलब प्रायद्वीपीय भारत तक आपका क्या फैला हुआ है? तो ये आपका कहलाता है दक्कन का पठार। क्या कहलाता है? दक्कन का पठार। तो यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, क्वेश्चन क्या था, ठीक है। क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा गया था? क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया था कर्क रेखा तथा भारतीय मानस अमेरिका एक दूसरे को कहाँ काटती है? तो ये काटेंगी बघेलखंड के क्षेत्र में, क्योंकि आपको पता है भैया कि कर्क रेखा आपके उड़ीसा से होकर गुजर रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन की तरफ पढ़ जाते हैं। तो भैया यहाँ पर कह रहा है जनसांख्यिकीय में लिंग अनुपात का मतलब क्या होता है? सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है? ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो भाई यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जनसांख्यिकीय में लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो का मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या बन जाता है? सेक्स रेशियो। पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेंटर कहां पर स्थापित किया गया था? पाइकारा दे रखा है, कोयना दे रखा है, भाखड़ा नांगल और शिव समुद्रम, ठीक है। तो शिव समुद्रम आपको याद रखना है ना। शिव समुद्रम जो है ये आपका पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था, ठीक है। कहां पर? तो ये कर्नाटक में है, और किस नदी पर है? तो ये आपका कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है? कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? ये आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है? रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? ठीक है, तो रामेश्वरम, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा होगा? तो भैया ये तमिलनाडु राज्य का हिस्सा होगा। अगला क्वेश्चन, रेगुर मिट्टी बहुतायत में कहां पाई जाती है? मैंने बताया था रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को बोलते हैं। ज्यादा कहां पाई जाएगी? महाराष्ट्र के क्षेत्र में, ठीक है भाई। यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा आपके लिए मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट और कई सारे कोर्सेज वगैरह रन किए जा रहे हैं, जिनको आप अभी कवर करके आप जो परीक्षा आपकी आगामी परीक्षा है, उस आगामी परीक्षा में आप अपने मन मुताबिक सफलता प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है। अभी इतना समय है कि आप मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोरबा कोयला क्षेत्र पूछ रहा है। कोरबा कोयला क्षेत्र कहां पर स्थित है? उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, पश्चिम बंगाल में है, या असम में है? भाई आपको पता है कोरबा जो है ये बहुत फेमस कोयला क्षेत्र है, और ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ेगा। अगला है गद्दी जनजाति निवासी है। गद्दी कहाँ की निवासी है? मध्य प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के, मेघालय। भाई गद्दी जनजाति की अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में जनजाति पाई जाती है वो है गद्दी। मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी जो है वो कौन सी है? मानस नदी, ठीक है। इसके अलावा आगे की तरफ चलिएगा, किस राज्य में अधिकतम घनत्व है? डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक है। केरल दे रखा, उत्तर प्रदेश दे रखा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। आपको आंसर क्या लगाना है? पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से देखा जाए तो पॉपुलेशन डेंसिटी में वेस्ट बंगाल जो होगा ये आपका सबसे ऊपर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? ठीक है, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, अभी भी आया था, मैंने बताया था, है ना, कर्नाटक में कावेरी नदी का। इसके अलावा गंगा के किनारे
किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर तो कानपुर, ठीक है। गंगा के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वो है कानपुर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई, है ना। कोसी मैदान की ये पूछ रहा है कि मतलब समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, सही आंसर जो है वो लगभग 30 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मलक्का जलडमरू मध्य संचार प्रदान करता है। भाई मलक्का जलडमरू मध्य हमें कहाँ मिलेगा, ठीक है। मलक्का जलडमरू मध्य हमें कहाँ मिलेगा, तो बेसिकली इंडोनेशिया और मलेशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में ये मिलेगा। और ये क्या करता है, तो ये हिंद महासागर को जोड़ने का काम करता है चीन सागर के साथ, ठीक है। आगे देखिएगा तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है कहां से होकर, अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है प्रशांत महासागर में होकर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को खींचा गया है। किलिमंजारो क्या है भैया, तो ये एक प्रकार का आग्नेय पर्वत है। और किलिमंजारो के बारे में आपको याद रखना है, ये आपका शांत ज्वालामुखी का भी उदाहरण है, ठीक है। ये शांत ज्वालामुखी का भी उदाहरण है, इंस्टिंक्ट वल्केनो है। और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी है भैया, याद रखेगा, ठीक है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, याद रखेगा, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए, पाट अंचल अवस्थित है, पाट का पठार, इसको क्या बोल देते हैं, पाट का पठार। बिहार में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, मेघालय में है। भैया पाट के पठार की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा ये झारखंड राज्य में स्थित होगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक, ठीक है, कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है। महाराष्ट्र दे रखा है, गुजरात दे रखा है, पंजाब दे रखा है, हरियाणा दे रखा है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि भारत का महाराष्ट्र राज्य इस कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। झारखंड को बनाने के लिए पुराने बिहार से कितने प्रतिशत भूमि ली गई, ठीक है। अब ये वाली बात भैया, ये वाला क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो झारखंड बनाया गया था, उस झारखंड को बनाने के लिए बिहार से कितने परसेंट भूमि को ग्रहण किया गया था। तो यहाँ पर सही आंसर जो लगाना है वो 45.85% आपको याद रखना है। ये डेटा है, देखो ये तो याद करने हैं। भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा नदी, सभी को पता है। नर्मदा सोन दोनों कहां से निकलती हैं, अमरकंटक, ठीक है। बाकी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन, सोन नर्मदा निकलती हैं भैया, इसका भी आंसर क्या है, अमरकंटक नदी से, ठीक है, अमरकंटक पहाड़ से। पारादीप कहाँ स्थित है, तो पारादीप भैया मैंने बताया था बंदरगाह है, कहां पर है, उड़ीसा में है, कहां पर, उड़ीसा। अगला देखिएगा, हीराकुंड बांध बनाया गया है, हीराकुंड बांध कहाँ, महानदी पर स्थित होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध जो है वो कहां पर स्थित होगा, तो आपको पता है ये महानदी पर स्थित होगा, ठीक है। इसके अलावा चलिए आगे की तरफ, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी, ठीक है। उत्तराखंड झारखंड उत्तराखंड छत्तीसगढ़, ये तीनों के तीनों कब बने थे, 2000 में बने थे, ठीक है। प्रतिशत में अधिकतम वन क्षेत्र किसके पास है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम या नागालैंड। भाई देखो प्रतिशत के आधार पर पूछ रहा है कि प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस राज्य के पास में है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है किसके पास में है, मिजोरम राज्य, ठीक है। किसके पास में हो जाएगा, मिजोरम राज्य आंसर लग जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा क्या आंसर है इसका। गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में है। भैया सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है, ये तो सबको ही पता है, तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आ जाएगा। इसमें भी है ना, यानी कि ए और सी में से आंसर हो सकता है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, इसमें भी महाराष्ट्र है। लेकिन तीसरे नंबर पर चेंज हो रहा है, यहाँ आंध्र प्रदेश दे रखा है और यहाँ पंजाब दे रखा है। भैया पंजाब को तो भूल ही जाइए, सही आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु कर्नाटक, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। भाई एक चीज देखेगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के दो तरीके होते हैं, है ना। एक तरीका तो ये होता है, ये पता लगा लीजिए सही क्या है, और एक तरीका ये भी है कि आप पता लगा लीजिए गलत क्या है। तो कम से कम आपके नंबर ऑफ चांसेस जो हैं सही आंसर देने के वो बढ़ जाते हैं। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में शीतकालीन वर्षा होती है, मतलब सर्दियों में वर्षा होती है, ठीक है। ऑप्शन केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो भैया यहाँ पर आपको याद रखिएगा, अब ये भी मैं आपको मानसून पूर्व वर्षा बता रहा था, ठीक है। मानसून से पहले सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है, तो सर्दियों के मौसम की जो वर्षा है उसके लिए प्रमुख राज्य कौन सा है, तो यहाँ पर तमिलनाडु राज्य याद रखिएगा, मुख्य तौर पर तमिलनाडु राज्य है। अगला देख लीजिएगा, फिजी द्वीप कहाँ पर स्थित है, अटलांटिक में है, प्रशांत में है, हिंद महासागर में है या अरब सागर। तो भैया प्रशांत महासागर याद रखिएगा। फिजी द्वीप ये भैया किसका भाग है, तो फिजी फिजी द्वीप जो है ये ओसेनिया का भाग है,
वास्तव में भैया जब ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया और आसपास के द्वीपों को जब आपस में मिला दिया जाता है तो उनको ओशिनिया बोलते हैं। आप लोगों ने नाम भी सुने होंगे, जैसे पॉलिनेशिया, मेलानेशिया, ये सब नाम आपने सुने होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम कोयला खान कहाँ पर खोदी गई? झरिया में, रानीगंज, ये रानीगंज लिखा है, ठीक है, रानीगंज धनबाद दे रखा है, आसनसोल, ठीक है। या झरिया धनबाद आपके झारखंड के हैं, आसनसोल पश्चिम बंगाल, रानीगंज, ठीक है। रानीगंज की जो खान है ये पहली कोयला खान है, ठीक है, याद रखिएगा। रानीगंज की खान जो है ये आपकी पहली कोयला खान है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 2011 के अनुसार पूछ रहा है, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ, अनुसूचित जनजाति कौन सी है ना? संथाल, कोल, भील और गोंड, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में एक से अधिक। भाई देखो, सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर अगर अनुसूचित जनजाति देखी जाए तो वो भीलों की है। किसकी है? भीलों की जनसंख्या सबसे अधिक है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग स्थापना वर्ष पूछ रहा है, 1856, 1914, 1936 और 1956। ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के बारे में आपसे पूछ रहा है, इसका गठन कब हुआ था? तो ये आपको तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, आयोग की बात कर रहा है ये, ठीक है, कमीशन की बात कर रहा है। तो कमीशन की अगर बात करें, कमीशन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर जो लगाना है वो आपको 1956 लगाना है, ठीक। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या, तो भैया रट लीजिए, रट्टा मार दीजिए, 88। कितनी है? 88। अगला यहाँ देखिए, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो भैया जो लगभग समय लगता है वो 29.5 वर्ष, मतलब 29.5 वर्ष आप कह सकते हो, 29.5 वर्ष का समय लगता है शनि को सूर्य की परिक्रमा लगाने में। अगला है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? महाराष्ट्र और कर्नाटक में, तो भैया इसके लिए शब्द यूज किया जाता है सह्याद्री, ठीक है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में तो जो आपका पर्वतमाला है उसको सह्याद्री। आगे दामोदर घाटी निगम, ठीक है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? 50 में, 1954 में, 1948 में, 1947 में। यहाँ पर एक चीज पर गौर कीजिएगा कि अगर मैं बात करता हूँ दामोदर घाटी निगम की, 1948, 1948 आपको याद रखना है, जिसमें दामोदर घाटी निगम का गठन हुआ था। इवनिंग स्टार किसको कहा जाता है? भाई भोर का तारा, सांझ का तारा किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि ये सुबह और शाम के समय ये पृथ्वी से देखा जा सकता है, इसलिए इसको इवनिंग स्टार कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, साइकिल ऑफ इरोजन किस वैज्ञानिक द्वारा बदल दिया गया था? साइकिल ऑफ इरोजन बेसिकली अपर्दन की जो क्रिया होती है, अपर्दन की क्रिया को बदलने का काम किसने किया था? तो ये पेंक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पेंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एस्किमो मूल निवासी हैं। भाई एक और बेहतरीन सा प्रश्न, ठीक है, एक और बेहतरीन सा प्रश्न, एस्किमो जनजाति। भाई एस्किमो जनजाति की बात करूं तो कनाडा के ऊपरी भाग में, ठीक है, कनाडा के ऊपरी भागों में या ध्रुवीय क्षेत्रों में एस्किमो जनजाति के लोग पाए जाते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग जो होते हैं ये बर्फ के बनाए हुए घरों में रहते हैं और इन घरों को इग्लू के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा रेनडियर प्रजाति के कुत्ते पाले जाते हैं, जो इनकी बर्फ पर चलने वाली गाड़ी स्लेज, बर्फ पर चलने वाली गाड़ी कौन सी है? स्लेज, ठीक है, स्लेज को खींचने का काम करते हैं। इनके पास एक लोहे का हथियार होता है जिसका प्रयोग ये मछली पकड़ने में करते हैं और उसको हार्पून नाम दिया जाता है। ये एग्जाम में पूछे गए हैं सब, है ना, कि एस्किमो जनजाति के जो लोग होते हैं कहाँ निवास करते हैं? तो ये कनाडा के ध्रुवीय क्षेत्रों में। जो घर बनाते हैं बर्फ का उसे क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। कुत्ते जो ये पालते हैं वो रेंडियर प्रजाति के। इसके अलावा बर्फ पर चलने वाली गाड़ी क्या कहलाती है? स्लेज कहलाती है। और जो हथियार ये रखते हैं अपने साथ उसको हार्पून कहते हैं। विश्व की छत के रूप में किसको जाना जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? तो भैया पामीर का पठार, ठीक है। यदि आप ये वाली स्थिति देखेंगे, ये जो आपका भारतवर्ष की स्थिति है, ठीक है, यहाँ पर आपको पता है भैया कि इस साइड पश्चिम की साइड से कई सारे पर्वत आकर और यहाँ पर आकर जुड़ते हैं और यहीं से आपकी कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं भी निकलती हैं, जैसे हिमालय है, कुनलुन है, इस तरीके की कई सारी पहाड़ियां हैं। इसी तरीके से इधर की तरफ से हिंदू कुश हो गया, है ना, तो ये सारी पर्वतमालाएं ये एक जगह पर आकर यहाँ पर इस तरीके से जुड़ जाती हैं। इसी जगह को पामीर की गांठ कहते हैं, पामीर नोट कहते हैं, ठीक है। और इसी जगह पर ये पठार है और इसको क्या कहा जाता है? विश्व की छत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कह रहा है रेगुर के नाम से किसे जाना था? भैया अभी अभी बता के आया था मैं, काली मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पिग्मी के बारे में पूछा गया है कि पिग्मी कहाँ के निवासी हैं। ठीक है, पिग्मी की बात कर रहे हैं तो पिग्मी कहाँ के निवासी हो जाएंगे, ये भी आपके अफ्रीका के निवासी हैं। ठीक है, पिग्मी जनजाति के लोग जो हैं, ये पिग्मी जनजाति के लोग कहाँ पर निवास करते हैं, तो ये अफ्रीका में निवास करते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछ रहा है ना, भारत की सबसे ऊंची तो कौन सी है, गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी गैसों के लिफाफे से घिरा हुआ है, इसे इस रूप में जाना जाता है। ठीक है, उस भैया गैसों का लिफाफा, भैया आपको पता है पृथ्वी का धरातल जो है ना, पृथ्वी का धरातल जो है, अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करते हैं तो आपकी पृथ्वी जो है इस तरीके से, ये हमारी पृथ्वी मान लीजिए, है ना। इस पृथ्वी के चारों तरफ आपको पता है भाई गैसों का आवरण पाया जाता है। ठीक है, इसके चारों तरफ इस तरीके से ये गैसों का आवरण, ठीक है, ये गैसों का आवरण पाया जाता है चारों तरफ। ठीक है, ये जो गैसों का आवरण पाया जाता है, इसी को आप लोग क्या कह देते हैं, इसी को आप वायुमंडल के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इसी को हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको पता है भैया सबसे निचली परत जो है इसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं, आप क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल, जिसको अंग्रेजी में क्या लिख देगा, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, क्षोभ मंडल के ऊपर की तरफ चलोगे तो यहाँ पर दूसरा जो आपका परत है, ये आपकी समताप मंडल कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं, ये कहलाती है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। क्या कह देंगे, स्ट्रेटोस्फीयर। इसके ऊपर की तरफ चलोगे तो फिर आपको मिलेगा यहाँ पर मध्य मंडल। ठीक है, मध्य मंडल जिसको हम लोग मीजोस्फीयर के नाम से जानते हैं। क्या कह देते हैं इसको, मीजोस्फीयर के नाम से आप इसे जानते हैं। इसके ऊपर की तरफ चलोगे तो पड़ जाएगा आपका आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल, जिसको आइनोस्फीयर के नाम से जानते हैं, या इसी को आप थर्मोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, तापमंडल। ठीक है, आयन मंडल के ऊपर चलोगे तो यहाँ पर पड़ जाएगा बहिर्मंडल। ठीक है, कौन सा, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, एक्सोस्फीयर। ठीक है, और भैया अगर एक्सोस्फीयर को पार कर जाते हो, बहिर्मंडल को पार कर जाते हो, तो फिर कौन मिल जाते हैं, भगवान जी। भगवान जी मतलब, ठीक है, इसके ऊपर क्या शुरू हो जाता है, ब्रह्मांड शुरू हो जाता है। ब्रह्मांड जिसको आप चुंबकीय मंडल कह सकते हो। क्या कह सकते हो, चुंबकीय मंडल, मैग्नेटिक स्फीयर। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। पृथ्वी के वायुमंडल की परतों पर भी क्वेश्चन आता है, जो मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था हमारा। ठीक है भैया, क्या कहलाएगा, पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसों का आवरण पाया जाता है उसी को आप वायुमंडल, एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लेता है। यूरेनस मतलब अरुण की बात कर रहा है। अरुण जो ग्रह है, ये सूर्य की परिक्रमा लगाने में कितना समय लेता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लगभग 84 वर्ष का समय आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पलामू रांची किस खनिज के लिए जाना जाता है, कच्चे लोहे के लिए, तांबा अयस्क के लिए, मैग्नीज अयस्क के लिए, बॉक्साइट अयस्क के लिए। भैया यहाँ पर पलामू की अगर मैं बात करूं तो जो पलामू क्षेत्र है, ये आपके बॉक्साइट के लिए फेमस है। किसके लिए, बॉक्साइट खनन। भारत में खेती के क्षेत्र के तहत कौन सी फसल सबसे महत्वपूर्ण है, खेती के क्षेत्र के हिसाब से पूछ रहा है। मैं भैया इस स्टार्टिंग में भी ये क्वेश्चन आया था, लेकिन वहां पर लैंग्वेज कुछ और थी। ठीक है, तो क्षेत्र के आधार पर आपको याद रखिएगा, सर्वाधिक जो क्षेत्र पर बोई जाती है वो है चावल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछ रहा है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 179। अगर आपसे पूछा जाए कुल अक्षांश कितने हैं, ठीक है, कुल अक्षांश कितने हैं, तो कुल अक्षांश जो हैं ये हो जाते हैं 181। ठीक है, और अगर आपसे पूछे देशांतर रेखाओं की संख्या तो 360, जिसमें से 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री 180 पश्चिम। अगला यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, जवाहरलाल नेहरू समुद्री बंदरगाह स्थित है कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है भैया, मुंबई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किसका उल्लेख यहाँ किया गया है, जो झारखंड राज्य में सम्मिलित नहीं है, गोड्डा, रांची, बोकारो, इनमें से कोई नहीं। मतलब इनमें आपको ये बताना है, इनमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो आपके झारखंड राज्य का हिस्सा नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो भैया यहाँ पर तीनों क्षेत्र, गोड्डा हो गया, रांची हो गया, बोकारो, तीनों शामिल है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है, चाय, रबर, गन्ना, नारियल और कॉफी। भाई नारियल, कॉफी, रबर का तो मतलब ही नहीं है, चाय का भी कोई मतलब नहीं है, तो सिंपल सी बात है, क्या आंसर लगा दोगे, गन्ना। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देख लो, इनमें से कौन सा कथन सही है,
धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। भैया यही सही है, बाकी सब गलत है। कडप्पा श्रृंखला हीरों के लिए प्रसिद्ध है, नहीं। पेट्रोलियम भंडार अरावली परालियों में पाए जाते हैं, नहीं। अभ्रक जो पाया जाता है ये कहाँ पाया जाता है? कोडरमा में पाया जाता है। अगला है, अफ्रीका की मूल जनजाति पिग्मी किस नदी की घाटी में पाई जाती है? भाई यहाँ पर गौर कीजिएगा कि अगर हम बात करते हैं पिग्मी जनजाति की, तो ये मुख्य रूप से किस नदी की घाटी में है? तो ये कांगो नदी, अफ्रीका की कांगो नदी जो है ना, इसकी घाटी में मूल रूप से जो जनजाति पाई जाती है, उस जनजाति को आप लोग पिग्मी के नाम से जानते हैं। भाई एक और चीज मैं बता देता हूँ, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, कांगो या जायरी नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो भैया कनाडा देश, ठीक है। पेड़ों की मुलायम लकड़ी और लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश वही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, शुष्क भूमि के लिए कौन सी फसल सबसे उपयुक्त होती है? शुष्क भूमि मतलब जहां पर वर्षा की मात्रा बहुत कम पाई जाए, ठीक है, वर्षा की मात्रा बहुत कम पाई जाए, तो उसके लिए हम शुष्क भूमि शब्द का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूंगफली जो है ये शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। कह रहा है, किस प्रकार के पहाड़ों में दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं? पुराने फोल्डेड पहाड़, न्यू फोल्ड माउंटेन, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत। ठीक है भैया, सिंपल सी बात है। जो आपके फोल्डेड माउंटेन होते हैं, मतलब वलित पर्वत, नए वलित पर्वत, ठीक है, जो नवीन वलित पर्वत हैं, उन नवीन वलित पर्वतों में दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। ठीक है, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो हिमालय। ठीक है, मतलब कि सबसे ऊंची चोटियां जो पाई जाती हैं वो हिमालय पर्वत श्रृंखला में पाई जाती हैं। और हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो ये नवीन वलित पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? ठीक है भैया, एनएच की बात कर रहा है, नेशनल हाईवे की बात कर रहा है कि भारत में नेशनल हाईवे जो है उनकी संख्या कितनी है। तो भैया यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आपको क्या लगाना है? 64। 64। और भैया इसकी लंबाई जो है ये लगभग लगभग कितनी याद रखनी है आपको? 64,000 किलोमीटर के आसपास याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय प्रमाणिक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय रेखा में अंतर पाया जाता है कितने का? 4.5 घंटे, 5.5 घंटे, 5.5 घंटे, माइनस 5.5 घंटे या माइनस 4.5। तो यहाँ पर प्लस 5.5 याद रखेगा। ठीक है, भारत का समय जो है वो भारत जो ग्रीनविच रेखा है उससे कितना आगे है? तो 5.5 घंटे हमारा समय आगे है। अगला यहाँ पर देखिए, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? 2021 के अनुसार पूछ रहा है भैया। ठीक है, 2021 के अनुसार भारत में वनों का भौगोलिक क्षेत्रफल 24.62% है। अब आपसे कह रहा है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का परसेंटेज। ठीक है, जितना भारत का टोटल क्षेत्रफल है उसमें वनों का क्षेत्रफल कितना परसेंट है ये पूछा जा रहा है। तो लगभग 20.7% आपको याद रखना है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो भैया पता ही है, सतलज नदी पर है भाखड़ा नांगल बांध। इसके अलावा असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? ठीक है, असम, असम राज्य की बात कर रहा है। तो भैया यहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा नॉर्थ ईस्ट, यानी कि आपका उत्तर पूर्वी भारत का एक छोटा सा चित्र बनाते हैं। ठीक है, असम राज्य के बारे में बात कर रहा है। असम की अगर मैं बात करूं तो असम का जो क्षेत्र है ना वो लगभग ये वाला क्षेत्र है। ये वाला जो क्षेत्र है ये असम का है। ठीक है, अब यहाँ पर गौर कीजिएगा आप कि यहाँ पर ऊपर की तरफ ये है आपका सिक्किम राज्य। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे नीचे की तरफ ये आ जाता है वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र। इससे ऊपर की तरफ यहाँ पर देखोगे तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा यहाँ नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको मणिपुर। इसके बाद यहाँ मिल जाएगा आपको नागालैंड। इसके अलावा यहाँ मिल जाएगा आपको यहाँ नीचे मिजोरम। इसके अलावा मिल जाएगा ये आपको त्रिपुरा। ठीक है, और कौन बचा? मेघालय। ठीक है, एक हो गया मेघालय। आपको पता है ना, 7 सिस्टर्स, 7 सिस्टर्स, 1 2 3 4 5 6 और 7, क्या कहते हैं? 7 सिस्टर्स। अब कह रहा है असम जो है वो कितने राज्यों से या केंद्र शासित प्रदेशों से, क्षेत्रों से घिरा हुआ है?
भाई यहाँ पर एक चीज पर गौर कीजिएगा कि इसका सही आंसर वो आपको 7 याद रखना है। असम किस किस से घिरा हुआ है? तो 7, ठीक है। असम जो है वो कितने राज्यों से? 7 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। इसमें ये सब 7 सिस्टर्स इसी वजह से इसका नाम का। अगला देख लो जल्दी से, क्या है? लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? ठीक है भैया, क्या पूछा रहा है? लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? 17 दे रखा, 27 दे रखा, 37 दे रखा और 47। लक्षद्वीप की अगर मैं बात करूं तो लक्षद्वीप में जो द्वीपों की संख्या है वो लगभग आपको याद रखना है 37 द्वीपों का समूह है। अगला क्वेश्चन है, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? सतना, दुर्गापुर, नेपानगर, कानपुर, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से कोई है? तो भैया नेपानगर आपको याद रखना है। नेपानगर जो है ये काफी फेमस है, किसके लिए? तो ये आपके अखबारी कागज के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहां पर होगा? पश्चिम बंगाल, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा, क्या आंसर हो जाएगा आपका? पश्चिम बंगाल आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि राज्य में पूछा गया है। अगला देख लीजिएगा क्वेश्चन, लौह अयस्कों के उत्पादन में झारखंड का कौन सा जिला सबसे महत्वपूर्ण है? लौह अयस्क, डाल्टनगंज, हजारीबाग, धनबाद या सिंहभूम, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ भी, इसका जो आंसर आप लोगों को लगाना है वो क्या लगाना है कि सिंहभूम क्षेत्र, ठीक है, आपके बिहार का, ठीक है, आपके झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र जो है ये किसके लिए फेमस है? तो ये आपके लोहा अयस्क के लिए फेमस है, ठीक है। चलो अभी इतना ही रखते हैं, या कुछ क्वेश्चन? हाँ, इसमें क्वेश्चन अपने अभी हमारे 150 हो गए ना। चलिए